नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, खबरों का महाबुलेटिन जिसमें आपको मिलती है खबर A to Z। तो आज की बड़ी खबरें और उसके पीछे असल में क्या खबर है, ये जानने के लिए देखते हैं आज का न्यूज डिकोड। आज की पहली खबर है पाकिस्तान से, पड़ोसी मुल्क से, जहां लाहौर के जमान पाक इलाके में पुलिस और पीटीआई के कार्यकर्ताओं के बीच में बड़े तनावपूर्ण हालात हैं। झड़प की स्थिति है। दरअसल पुलिस टीम पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची। इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान की 2 अदालतों ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इमरान खान तोशाखाना केस में कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे, जिसके बाद उनके खिलाफ ये गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। लाहौर के जमान पाक इलाके में हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। पीटीआई के कार्यकर्ता पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं, तो पुलिस कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले और पानी बरसाकर उनको कंट्रोल कर रही। हालात काबू में आते ही इमरान खान की गिरफ्तारी किसी भी पल हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है। लेकिन इस पूरे हालात को लेकर सारी दुनिया देख रही कि एक बार फिर से पाकिस्तान में सियासी अस्थिरता के माहौल से गुजर रहा है। एक बार फिर राजनीतिक तौर पर वहां अस्थिरता है। ऐसे हालात क्यों बने हैं, कैसे बने, जरा इसको भी हम डिकोड करते हैं। साल 2018 के चुनाव में इमरान खान को सेना का समर्थन मिला हुआ था, लेकिन 3 साल के कार्यकाल खत्म होने पर इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और इमरान खान को पद छोड़ना पड़ा। और इसके बाद पिछले करीब 10 महीनों से इमरान खान चुनाव कराने की मांग को लेकर अलग अलग प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान वो जजों, सेना, इलेक्शन कमीशन सबको कोसते रहे सरेआम। बयानबाजी के बीच में इमरान खान पर एक के बाद एक 80 केस दर्ज हो गए। जज को धमकी देने के मामले में इमरान खान कोर्ट में पेश हो नहीं रहे और अब आखिर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट की तामीली के लिए गेट के ऊपर पुलिस खड़ी। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना का मामला चल रहा है, जिसमें उन पर यह आरोप है कि उन्होंने विदेश से मिले सरकारी तोहफों को कम कीमत पर खरीद करके बेचा। इसके अलावा पीटीआई की फॉरेन फंडिंग भी सवालों के घेरे में। कुल मिलाकर इमरान खान चौतरफा मुसीबत में है। राजनीतिक करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजरते इमरान खान की गिरफ्तारी कब और किस पल होगी, ये सारी दुनिया देखे। चलिए अब आते हैं प्रदेश और देश की बड़ी पॉलिटिकल इवेंट्स की खबरों पर। आज भोपाल में आम आदमी पार्टी ने बिगुल फूका है चुनाव का। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया। क्या उन्होंने कहा, इस पर एक रिपोर्ट देखें। तस्वीरें भोपाल के भेल मैदान की हैं, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जनता के सामने अपना रोड मैप पेश किया। मंच पर आते बिना किसी औपचारिकता के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने भाषण को शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले सिंगरौली की जनता को आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को निगम चुनाव में जिताने के लिए धन्यवाद दिया और इसके बाद फिर शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। अपने लिए नहीं लड़ रहे हम, जैसे ये शिवराज चौहान, ये बाकी सारे, इनकी लड़ाई किसके लिए है? सीएम बनने के लिए, कुर्सी के लिए, आपके लिए नहीं है। हमारी लड़ाई आपके लिए। इसके बाद बारी आई दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। अब इनका खेल खत्म, अब एमएलए बेचने और खरीदने का काम खत्म। अब आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर आ गई है। जो लोग इस बार मामा को हटाना चाहते हैं, सब लोग झाड़ू पे वोट दे देना, झाड़ू का बटन दबा देना। केजरीवाल ने व्यापम घोटाले का जिक्र करते हुए जनता से उन्हें एक मौका देने की अपील की। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की बी टीम करार दिया। कांग्रेस की बी टीम है एक्चुअली। यहाँ की जनता ने अभी तक के इतिहास में तो तीसरे दल को स्वीकारा नहीं। कुल मिलाकर इस बार एमपी में 3 मोर्चों की लड़ाई देखने को मिल सकती है, पर क्या वाकई कांग्रेस बीजेपी के लिए चुनौती बन पाएगी? सवाल तो यही है, देखना दिलचस्प इसी बात को लेकर के हो सकता है कि क्या आम आदमी पार्टी वाकई यहां पर वो तीसरे दल की धमक दिखा पाती है जिसका दावा उसका है। पिछली वाली सफलता जो उसको निगम चुनाव में मिली थी, क्या ऐसी सफलता तक रह जाएगी, उसके आगे जाएगी? तो आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में जो फैक्टर काम करेगा, इस पर राजनीति पर क्या असर छोड़ सकता है, क्या स्कोप उनका यहां बनता है, इसको डिकोड कर रहे हैं। पहली बात है कि जनता के सामने चुनाव में अब तीसरा विकल्प
निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी का रह सकता है अगर उनके कैंडिडेट में दम हुआ। अब तक मध्य प्रदेश की राजनीति दो ध्रुवी दो पार्टी वाली रही है। बाकी के दल रहे लेकिन कोई खास असर दिखा नहीं पाया। अब सियासी तस्वीर कुछ अलग रहेगी। दूसरी बात, केजरीवाल का दिल्ली मॉडल देश में काफी सुर्खियां बटोरता रहा है। उनका अपना वहां काम करने का तरीका है। पंजाब में दिल्ली मॉडल के सहारे आम आदमी पार्टी सत्ता पर पहुंच गई, ये भी तय है। आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल का भरपूर प्रचार यहां करेगी, ये भी तय है। इसके अलावा केजरीवाल भ्रष्टाचार को पकड़कर हर जगह सरकार बनाते हैं क्योंकि ये उनका सबसे मजबूत फोर्ट है। उन्हें इस मुद्दे को कैश कराने का बड़ा लंबा और अच्छा तजुर्बा है। तीसरी बात, अगर दिल्ली और पंजाब को देखें तो आप जान जाएंगे कि जिन नए राज्यों में आम आदमी पार्टी अपने पैर पसारती है वहां कांग्रेस को तकरीबन खत्म करती है। बीजेपी कह रही है वो कांग्रेस की बी टीम, लेकिन नुकसान कांग्रेस को उन राज्यों में पहुंचा जहां जहां आम आदमी पार्टी पहुंची। तो माना यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की एंट्री कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े खतरे की घंटी बन सकती है। बीजेपी को इसका फायदा क्या मिलेगा, ये थोड़ा इंतजार का विषय है। अंतिम बात यह, केजरीवाल फ्री फॉर ऑल वाली नीति करते हैं। मतलब दिल्ली पंजाब में जिस तरह वो फ्री की चीज़ों का प्रचार करते रहे, क्या मध्य प्रदेश जो कि दोनों राज्यों की अपेक्षा एक बड़ा राज्य है, वहाँ ये मॉडल काम करेगा, इस पर भी अभी थोड़ा संशय है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी ने ये तो कह दिया कि अगर आप यहाँ से सरकार बदलने का विकल्प चाहते हैं तो कांग्रेस को नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की झाड़ू पर वोट करें। लेकिन इसके पहले उनके चेहरे कौन से होंगे, मुद्दे कौन से होंगे, भ्रष्टाचार के सहारे, फ्री फॉर ऑल की नीति के सहारे क्या वो यहाँ लोगों को रिझा पाएंगे, ये सवाल। अब आते हैं छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सेशन चल रहा है। सामान्य चर्चा में आज बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने तुगलकी और नटवरलाल वाली सरकार कहकर जमकर सत्ता पक्ष को घेरा है, प्रदेश को लूटने का आरोप लगाया है। बृजमोहन के इस बयान पर सदन में बड़ी तीखी बहस हुई और बाहर भी कई सारी टिप्पणियां आई। इस पर पलटवार में मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल का अब अपनी वाणी पर से नियंत्रण नहीं रहा है, उम्र का असर उन पर दिखने लगा। एक ताना उन्होंने मारा। बृजमोहन पर किसी और के बयान को लेकर के आप क्या कहें, क्योंकि वो पहले भी इस तरह के बयान देते रहे, ये भी कांग्रेसी उन पर आरोप लगा रहे हैं। तो बृजमोहन अग्रवाल और ये नटवरलाल की सरकार, ये तुगलकी सरकार, ये शत्रुमुर्गी सरकार को आने वाले 2023 के चुनाव में जनता उखाड़ कर फेंकेगी। भाषण सुना होगा, अब उस पे उम्र का असर दिखने लगा है। अपनी बातों पर उनका नियंत्रण नहीं रहता और मैं तो कहूँगा कि उनको अब आगे की राजनीति के बारे में विचार करना चाहिए कि वो किस तरह का काम करना चाहते हैं। तो कांग्रेस भी बार बार ये कहती रही है कि अब बीजेपी के तमाम सीनियर्स नेताओं का पत्ता कटेगा और ये भी कह रही है कि अब उन पर उम्र का असर दिख रहा है। तो बृजमोहन अग्रवाल ने ऐसा बयान दिया जिससे कांग्रेस थोड़ी खफासी हो गई है। इस बयान के मायने क्या है, जरा इसको भी आज हम डिकोड कराएं। राजनीति में विपक्ष में बैठे दल अक्सर प्रतीकात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सरकार को नाकामयाब, विफल, हर मोर्चे पर पीछे दिखा सकें। इन शब्दों के इस्तेमाल से वो सरकार पर एक मॉरल प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं और जनता के बीच में उन्हीं सवालों को जन्म देना चाहते हैं। ऐसे शब्दों से नेताओं को बचना तो चाहिए जो थोड़ा असंसदीय हो, जो थोड़ा हल्के स्तर के हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बार बार होता रहा है और इसका एक लंबा इतिहास है। तुगलक, तानाशाही, नटवरलाल, ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग आज किया गया। ये दरअसल ठगी में इनका इस्तेमाल होता है। कांग्रेस ने बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर जब प्रतिक्रिया दी, उसके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके लिए जो ताना दिया, वैसे बयानों से उनको भी बचना चाहिए, ऐसा भी कई लोग कहते हैं। जैसे बढ़ती उम्र में जुबान पर कंट्रोल खत्म हो जाना, दरअसल सीधे तौर पर उम्र को लेकर कटाक्ष करना था। लेकिन आप किस पक्ष को गलत कहेंगे या किस पक्ष को ज्यादा गलत कहेंगे और किस आधार पर, जबकि दोनों पक्ष तीखे हमले बोलने के पॉलिटिकल स्कोर में जुटे हुए। बहरहाल जनता को मतलब है कि आप जिस मुद्दे को उठा रहे हो उस पर आपके सवाल का उत्तर आया कि नहीं आया और वो उत्तर जनता को कितना ठीक लगता है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज शून्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज करना और रासुका की कार्यवाही किए जाने को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ है। काफी शोर शराबा हुआ और इस हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को 3 बार स्थगित भी करना पड़ा। बीजेपी के विधायक और जनता कांग्रेस के विधायक इस मुद्दे के ऊपर नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में प्रवेश कर गए कि लगातार नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने इस पर कहा कि कवर्धा में विजय शर्मा, सौरभ सिंह और कैलाश चंद्रवंशी पर जिला बदर की कार्रवाई की गई, जो कि गलत है, और इस मुद्दे पर लंबी और तीखी बहस हुई। उनसे जवाब ली। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन समस्याओं को लेकर, सरकार की विफलता को लेकर आंदोलन करते हैं तो सरकार टारगेट बनाकर उनके खिलाफ एफआईआर कायम कर रही है और कवर्धा जिले में तो अति हो गई है। मामले कायम हुए, जमानत हो गई, पुलिस विभाग जमानत निरस्त कराने के लिए हायर कोर्ट में जाता है और अब जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। राजनीतिक दल में जो विपक्षी पार्टी होती है वो आंदोलन करती है, धरना करती है, प्रदर्शन करती है, परंतु आंदोलन, धरने, प्रदर्शन के जो केस दर्ज होते हैं उसको आधार बनाकर किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को जिला बदर का नोटिस देना, ये अपने आप में तानाशाही पूर्ण है। हम इसका माकूल जवाब देंगे। तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार धार्मिक भावनाओं को लेकर सदन का वक्त जाया कर रहे थे, इसलिए गतिरोध उत्पन्न हुआ। ऐसी कोई घटना हुई नहीं। क्रिमिनल्स के खिलाफ पुलिस का जो रूटीन का काम है, उसके अलावा कवर्धा में कुछ नहीं। अब उत्तेजना में उधर से बृजमोहन जी कह रहे थे और इधर से अकबर भाई उसका जवाब दे रहे थे, लेकिन मैं समझता हूं कि कवर्धा की घटना से इसका कोई तारतम्य नहीं। तो इस पूरे आप प्रकरण को देखें, इस पूरे वार्तालाप को सुने तो अर्थ ही निकलता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रदेश में कुछ कानूनी कार्रवाइयां की जा रही हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया। कितना दम इस बात में, इसको डिकोड करते हैं। विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर प्रदर्शन के दौरान केस दर्ज होना ये नई बात नहीं है। केस अक्सर राजनीति से प्रेरित होते हैं, ये भी नई बात नहीं है। ये सच है कि जिसकी सत्ता होती है, प्रशासन जरूर उसके असर में कई दफा दिखा है। सवाल ये कि समाधान क्या, इकलौता समाधान, हल क्या ये है कि कानून पर आप विश्वास रखें, कानूनी लड़ाई को लड़ें। अगर आप निर्दोष हैं तो आज नहीं, कल नहीं, परसों आपका कुछ न बिगड़ते हुए आप इससे बाहर आएंगे। पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, ये बात हर दल कहता है और इसके ऊपर बहस भी करता है, लेकिन क्या खुद सत्ता में रहते हुए वो इस बात को फॉलो कर पाया है या कर चुका है, ये भी अपने आप में बड़ा प्रश्न रहा है। क्योंकि आज भी आप देखें, बहस में यही बात हमारे मंच पर भी लोगों ने कही कि आप जो कार्रवाई को लेकर विरोध प्रकट कर रहे हैं, आपके दौर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भी ऐसी कई कार्रवाई हुई। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा में बीबीसी को लेकर निंदा प्रस्ताव पास होने पर कांग्रेस ने बीजेपी को नियमों को ताक पर रखकर काम करने का आरोप लगाया है। देखें आप एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही में बीबीसी मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ पास निंदा प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई। साथ ही गलत प्रक्रिया से निंदा प्रस्ताव पास कराने का आरोप लगाया। मामले में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने भी नियमों का हवाला देकर इसका विरोध किया। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इनके पास केवल 7 महीने बचे हैं, 7 महीने बाद जनता जवाब देगी। कांग्रेस के वार पर वीडी शर्मा और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार की तानाशाही के विरुद्ध, नियम प्रक्रिया कानून की धज्जियां उड़ाने के विरुद्ध, मनमानी तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटने के विरुद्ध वह अपनी पार्टी का बीबीसी के पक्ष में और उस निंदा प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने बहिर्गमन किया है। भीम आर्मी की रैली, जो अभी छोटी सी पार्टी है, उसमें 50,000 से ज़्यादा लोग थे। इनकी में ये खुद ही कह रहे हैं कि 10,000, कोई भी नहीं कह रहा है। कोई 5 कहता, कोई 2.5 कहता, कोई 10 कहता। फ्लॉप शो था कांग्रेस का। चलो चलो करने वाले व्यक्ति थे तो जनता ने अब चलता कर दिया। और आप देखिए, सेनापति चला तो सेना लेके,
और जैसे ही युद्ध का समय आया गिरफ्तारी का, तो सेनापति गायब था। सेना पीछे पलट के देखी तो सेनापति ने गिरफ्तारी नहीं दी। ये स्थिति कमलनाथ जी ने कर दी है चलो चलो के साथ कांग्रेस का। सदन में सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान भी किया। सीएम ने विधायकों की शिक्षा अनुदान राशि में 25 लाख रुपए की बढ़ोतरी का फैसला किया। साथ ही कोविड में अनाथ हुए बच्चों को सीएम बाल आशीर्वाद योजना के तहत शामिल करने की बात कही। कांग्रेस का एक और आरोप है कि बीजेपी सदन को चलने देना नहीं चाहती और इसे कभी भी खत्म कर सकती है। तो सदन में इस मुद्दे के ऊपर गर्मा गर्म बहस हुई है। वैसे ये मुद्दा कांग्रेस आज पुरजोर तरीके से पूरे देश भर में उठाए हुए है। देश के बड़े सदनों की बात करें या फिर विधानसभाओं के सदनों की, हर जगह इस मुद्दे की गूंज है। अब एक ऐसा फैसला जिसका इंतजार अरसे से था और आया तो झटका लगा। भोपाल गैस पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा दिए जाने की मांग वाली याचिका आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई। भोपाल के हजारों गैस पीड़ितों की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी, क्योंकि मंगलवार को भोपाल गैस कांड पीड़ितों का मुआवजा बढ़ाने की केंद्र सरकार की क्यूरेटिव पिटीशन पर फैसला आना था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया। केंद्र की याचिका में गैस पीड़ितों को यूनियन कार्बाइड से करीब 7,800 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने कहा कि केस दोबारा खोलने पर पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ेंगी। सरकार ने 2010 में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की थी, जिस पर 12 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। याचिका पर फैसला सुनाते हुए 5 जजों की बेंच ने कुछ अहम टिप्पणियां की, जैसे यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन पर और ज्यादा मुआवजे का बोझ नहीं डाला जा सकता। हम इस बात से निराश हैं कि सरकार ने 2 दशक तक इस पर ध्यान नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला केंद्र सरकार और गैस पीड़ितों के लिए एक झटके से कम नहीं है। तो ये बात तय हो गई कि गैस कांड के पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा नहीं मिलेगा। सवाल उठता है, आखिर क्या पीड़ितों को इंसाफ मिला? थोड़ा सा हम इसको समझते हैं, डिकोड करते हैं। दरअसल घटना 2-3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात की है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल हादसा था, गैस त्रासदी थी। यूनियन कार्बाइड संयंत्र के 610 नंबर के टैंक में खतरनाक मिथाइल आइसोसाइनाइड रसायन भरा हुआ था। टैंक में पानी पहुंच गया, तापमान 200 डिग्री तक आ गया और धमाके के साथ टैंक का सेफ्टी वाल्व उड़ गया। 42 टन जहरीली गैस का रिसाव उस वक्त शहर में हुआ था। एंडरसन यूनियन कार्बाइड का प्रमुख था। हादसे के 4 दिन तक वो वहां अरेस्ट किया जा सकता था, लेकिन जमानत मिलने के बाद वो वहां से सीधा अमेरिका चला गया और कभी फिर भारतीय कानून के शिकंजे में फंस नहीं पाया। उसे भगोड़ा घोषित किया गया। अमेरिका से प्रत्यर्पण के प्रयास हुए, लेकिन कोशिशें हर बार नाकाम रही। 92 साल की उम्र में एंडरसन की मौत 29 सितंबर 2014 में अमेरिका के फ्लोरिडा में हो गई। गैस कांड में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और ये एक अपने आप में वर्ल्ड का बड़ा आंकड़ा भी है त्रासदी का। लोगों को जेनेटिक दिक्कतों का सामना आज तक करना पड़ रहा है। एंडरसन को जो जमानत मिली वो गैस कांड के पीड़ितों का सबसे बड़ा जख्मों को हरा करने वाला एक कांड हुआ। अब इस पर जो आज आया, इसमें भी सरकार के ऊपर देर करने का, सही वक्त पर सही तथ्य ना देने का, कोर्ट की टिप्पणियां भी इसी तरफ इशारा करती हैं कि क्या इसमें सरकारों ने अपना काम ढंग से किया। बहरहाल ये सत्य है कि इसमें इंसाफ अब तक लोगों को लगता है कि अधूरा ही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां एक कैदी ने अपना इलाज कराने से इनकार किया, हंगामा किया। क्यों किया, देखें आप। कि जैसा मुट्ठी में ले जाएंगे वैसा ही छोड़ेंगे। गले में जख्म पर पट्टी बांधे, नंगे पैर और नीली शर्ट पहने इस शख्स का नाम रिजवान है, जो पुलिस वालों से बहस कर रहा है। तस्वीरें यूपी के हरदोई की, जहां रिजवान नाम के आरोपी को डायलिसिस के लिए पुलिस लखनऊ ले जाना चाहती थी। रिजवान ने पुलिस के साथ जाने से इनकार कर दिया और इस दौरान रिजवान ने जमकर हंगामा किया। रिजवान पुलिस वालों को कहता सुनाई पड़ा कि लिख कर दो कि रास्ते में मुझे गोली नहीं मारोगे। आदेश किया है कि गोली मार देंगे रिजवान के ट्रामा सेंटर ले जाके, जिसको मेडिकल कॉलेज कहा जाता है मौके पे। इसलिए हम नहीं जा रहे, इसलिए लिखत इनसे मांग रहे हैं। रिजवान 2 घंटे तक हंगामा करता रहा। पुलिस कर्मियों ने उसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो जाने को तैयार ना हुआ। आखिरकार पुलिस वाले उसे वापस जिला कारागार ले गए।
बता दें आपको, रिजवान पर आरोप है कि उसने 2014 में अपनी पत्नी नाजरा बेगम पर घर में तेजाब डाला था। एसिड अटैक से वो गंभीर रूप से झुलस गई थी। रिजवान का कहना था कि साजिश रचकर उसे डायलिसिस के बहाने लखनऊ भेजा जा रहा है। अब इससे पूछो क्यों गोली मारने का। तो इस तस्वीर के सबने अपने अपने मायने निकाले। किसी ने कहा है बेहतर है, कानून का खौफ इस कदर होना चाहिए, तो किसी ने कहा कि ये सब एक ड्रामा था। चलिए, आज आपको जब हम इस बुलेटिन को क्लोज कर रहे हैं तो आपको एक ऐसी खबर दिए जाते हैं जिसने पत्रकार जगत को बड़ा शोक दिया है। वरिष्ठ पत्रकार, अपने आप में एक युग के समान, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का मंगलवार को 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली स्थित निवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। अंतिम संस्कार लोधी क्रिमेटेरियम नई दिल्ली में हुआ। सारे पत्रकारों ने, कई गणमान्य हस्तियों ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी है। हमारी टीम की तरफ से भी उनको भीनी भीनी श्रद्धांजलि है। हम सब उनके बताए हुए कदमों पर चलें, ऐसे कई सारे पत्रकारों के संकल्प भी आज सामने आए। आज के लिए बस इतना ही। अपना और परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।